आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि भाई जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंतर्गत प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण प्रतियोगिता। भाई परफेक्ट कंपटीशन क्या है, किसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, कब कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या है। देखिए क्या होता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी कुछ विशेषताएं होती है जिसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन वह है या नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता है। पहला देखिए, जो फर्स्ट नंबर है वह लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, मतलब अगर बाजार में बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता हों। क्या आएगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, खरीदने वाले भी बहुत होंगे और बेचने वाले भी बहुत होंगे। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है इसका कि जो वहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले हैं उसको बाजार की पूरी जानकारी है, फुल नॉलेज ऑफ मार्केट। खरीदने वाले और बेचने वाले को उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी है कि कौन वस्तु बाजार में कहाँ बिक रही है। तीसरा, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, मतलब कि कोई भी क्रेता और विक्रेता बाजार में आए या जाए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 4 नंबर हम लोग क्या मानेंगे कि भाई जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वह क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम लोग लिखते हैं जीरो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, यह मान लिया गया है। आगे 5 नंबर में क्या मानेंगे हम लोग कि भाई जो प्राइस है उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है क्रेता या विक्रेता, सिंगल क्रेता और विक्रेता। और बाजार में जो वस्तुएं हैं उसके लिए एक कीमत होगा, वन प्राइस, और जो वस्तुएं बेच रहा है वह एक जैसी वस्तुएं बेची जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनस गुड्स। तो जनरली ये जो 5-6 कंडीशन आप देख रहे हैं यही होते हैं। ठीक है, तब हम लोग मानते हैं कि भाई प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से डिसाइड होगा, प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इसके पहले लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड पर। ठीक है, तो जो परफेक्ट कंपटीशन उसमें जो सेलर और बायर होंगे वो बहुत सा होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको बाजार की पूरी जानकारी होती है कि कौन सी वस्तुएं कहाँ बिक रही है, बाजार में एक जैसी वस्तुएं बिक रही होती हैं। और मार्केट में जो फर्म आए बेचने के लिए या बाजार से बाहर जाए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वस्तुओं को बाजार में लाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट को जीरो मान लिया गया है। एक गिवन प्राइस पर सारे जो सेलर्स होते हैं वो वस्तुएं बेचते हैं और बायर्स खरीदते हैं। होमोजेनस गुड्स का मतलब होता है कि भाई एक जैसी वस्तुओं को बेचा जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन के पहले है हम आपको लेके चलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस वस्तुओं का जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि वस्तुओं का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा उस वस्तु का जो सप्लाई है वह भी बढ़ेगा। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए जो है 2 कॉन्सेप्ट थे। पहले क्या था, एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जो
डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट के थ्रू प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू, फर्स्ट नंबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। देखिए, इसमें जो है, जो इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो जेएस मिल, रिकार्डो जेएस मिल, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वह वस्तुओं का प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है उस हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो है दूसरा कॉन्सेप्ट आया, वो ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू। देखिए क्या आया, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें क्या क्या कौन था, इसके प्रतिपादक थे जेवंस। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी कंज्यूमर जो है किसी वस्तु के लिए उतना ही प्राइस देने को रेडी होता है जितना कि उस वस्तु से उसे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी वस्तु के कंज्यूम से कंज्यूमर को जो है 10 रुपये के बराबर जो है मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, तो वह उस वस्तु के लिए 10 रुपया देने को ही तैयार होगा, इसलिए उस वस्तु का मूल्य 10 रुपया होगा। चलिए, दोनों कॉन्सेप्ट में देखते हैं क्या बात है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट था कि जो वस्तु का प्राइस तय होता है वह वस्तु का कितना कॉस्ट पड़ा उस हिसाब से, मतलब सप्लायर को कितना कॉस्ट पड़ा। तो ये कौन सा हो गया, ये सप्लाई साइड हो गया, सप्लाई साइड हो गया। दूसरा आया जेवंस, जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू दिया, कॉन्सेप्ट दिया। इसमें क्या कहा कि भाई कंज्यूमर को उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, तो मतलब ये कौन सा साइड होगा, कंज्यूमर डिमांड करता है तो ये डिमांड साइड हो गया। कौन हो गया, डिमांड साइड। अब देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है सप्लाई साइड से, दूसरा कॉन्सेप्ट है डिमांड साइड से। लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है एक पक्षी है, मतलब कि ये वन साइडेड है। क्यों वन साइडेड है, क्योंकि दोनों ही थ्योरी किसी एक पक्ष की बात करता है, एक सप्लाई साइड का, दूसरा डिमांड साइड का। लेकिन जो है बाद में जो है इसका तीसरा कॉन्सेप्ट आया, वो ये है जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू। जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं मूल्य का सामान्य सिद्धांत, हिंदी में कहेंगे तो मूल्य का सामान्य सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादक था वो था मार्शल। कौन है, मार्शल, MARSHALL, मार्शल। देखिए, मार्शल ने क्या कहा, मार्शल ने कहा कि भाई किसी वस्तु का जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वह ना तो सिर्फ सप्लाई साइड से और ना ही सिर्फ डिमांड साइड से। मतलब मार्शल ने कहा कि भाई ये जो परफेक्ट कंपटीशन में किसी वस्तु का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वह डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से तय होता है। अब इस थोड़ा सा हम लोग इस यहाँ से हटते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी लड़ाई होता है दो व्यक्ति में, तो क्या होता है, दोनों बराबर बराबर लड़ रहा है, कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, तो एक तीसरा व्यक्ति आता है बीच में फैसला कर देता है, दोनों को अलग करता है। तो उसी तरह से यहाँ डिमांड साइड और सप्लाई साइड, जिस मार्शल ने कहा कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए डिमांड और सप्लाई साइड दोनों का ही महत्व है, जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा वहीं पर जो है वस्तुओं का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया कैंची का। क्या कहा कि जब हम लोग कपड़ा काटते हैं तो ये बता सकते हैं, कैंची लेके जब कपड़ा काटते हैं, कि कौन सा ब्लेड, ऊपर वाला ब्लेड या नीचे वाला ब्लेड काट रहा है, नहीं कर सकते हैं का। सेम उसी तरह से जिस तरह से कपड़ा काटने के लिए कैंची के दोनों ब्लेड की बराबर आवश्यकता होती है, उसी तरह से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को डिटर्मिनेट करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों की ही आवश्यकता होती है।
ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब अब डिमांड और सप्लाई दोनों को लेना होगा। चलिए देखते हैं। तो डिमांड साइड में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज करता है उस वस्तु का जो है डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? चलिए लॉ ऑफ सप्लाई कहेगा प्राइस बढ़ने से उसका सप्लाई भी बढ़ता है। तो लॉ ऑफ डिमांड पर आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पर, डिमांड साइड में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा? जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा? डिक्रीज करेगा उस वस्तु का सप्लाई बढ़ेगा। सॉरी, जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज करेगा उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग लेते हैं इसको, यहाँ प्राइस को रखते हैं और यहाँ इसका जो है क्वांटिटी को रखते हैं, डिमांड को, क्वांटिटी को। चलिए मान लीजिए प्राइस जो है 12 रुपया है, तो डिमांड 100 यूनिट का 10 रुपया है, तो मान लीजिए 200 यूनिट का डिमांड करता है। प्राइस और कम कर दीजिए, 8 रुपया, तो 300 यूनिट का डिमांड करता है और कम कीजिए। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है और ये मान लीजिए 500 रुपया है। ये इस तरह का डिमांड है कि भाई प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है तो उसका डिमांड क्या हो रहा है? देखिए बढ़ रहा है। तो डिमांड कर्व कैसा होगा? डिमांड कर्व कैसा होगा? यहाँ मान लीजिए प्राइस को लेते हैं और यहाँ लेते हैं क्वांटिटी को, कितना डिमांड हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो डिमांड कर्व इस तरह से होगा, डी डी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का, ठीक है, ये डिमांड कर्व होगा। अब चलिए सप्लाई पर। सप्लाई क्या कहता है? प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका जो सप्लाई है वह बढ़ेगा। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। सप्लाई कर्व भी के देखते हैं कैसा होगा। हम लोग चूंकि पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि भाई सप्लाई कर्व कैसा होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ एक तरफ रखते हैं प्राइस को और दूसरी तरफ सप्लाई को। ये एक टेबल बनाते हैं, समझने में आसानी होगी। चलिए 4 रुपया प्राइस कम प्राइस है, तो लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार सप्लाई मान लीजिए 100 यूनिट का है, 6 हो गया। बढ़ के प्राइस इसका तो 200 यूनिट, मान लीजिए और प्राइस बढ़ जाए तो मान लीजिए सप्लाई और बढ़ जाता है। मान लीजिए 300 यूनिट का और 10 रुपया हो जाए तो 400 यूनिट सप्लाई हो जाता है, और 12 रुपया हो गया तो मान लीजिए 500 यूनिट सप्लाई होता है। अब देखिए क्या होगा। यहाँ देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्या हो रहा है? इसका सप्लाई भी बढ़ रहा है ना। तो सप्लाई कर्व जो होगा अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे एक, तो इस तरह से होगा सप्लाई कर्व, ठीक है। तभी आप क्या देखें कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो वैसे वैसे उसका सप्लाई बढ़ रहा है। यही कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा उसका डिमांड कम होगा। चलिए इसको रखते हैं, जैसे सप्लाई है या डिमांड को रखते हैं, ठीक है। चलिए सप्लाई को एस लिखते हैं शॉर्ट में और डिमांड को हम लोग क्या लिखेंगे? डी। इसी पर देखते हैं, ये हो गया, और डिमांड को लिखते हैं डी। चलिए पिछला जो आपके पास जो एग्जाम्पल है उसको लाइए, उदाहरण वाला जो कितना था, 4 रुपया प्राइस था, तो प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा था। नीचे दूसरी तरफ से देखिए, और जब प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड धीरे धीरे कम हो गया, और प्राइस बढ़ गया तो और डिमांड कम हो गया है। और प्राइस आ जाइए नीचे से ऊपर आइए तो और कम हो गया, और प्राइस बढ़ गया तो और कम हो गया। देखिए यहाँ क्या है, सेम चीज़ है कि प्राइस जैसे जैसे नीचे से चलिए कम हो रहा है। यहाँ देखिए जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इसका डिमांड बढ़ रहा है। इसमें सप्लाई में आइए, एस वाला में, ये क्या है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका सप्लाई बढ़ रहा है।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होता है। ये देखिए, तो जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा वही उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होगा और क्वांटिटी डिटर्मिनेट होगा। इस यहाँ देखिए प्राइस और सप्लाई और डिमांड क्या है, इक्वल है। यहाँ प्राइस देखिए क्या है, 8 रुपया है। तो यहाँ पर क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन में कि यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ प्राइस डिटर्मिनेशन होगा कितना, कितना डिटर्मिनेट होगा प्राइस, 8 रुपया। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम में देखते हैं। सप्लाई कर्व इस तरह का होगा अप्रोच स्लोपिंग का, और डिमांड कर्व कैसा होगा, इस तरह का होगा। तो जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इक्वल होगा वहीं पर प्राइस डिटर्मिनेट होगा। जैसे यहाँ देखिए डिमांड, ये डिमांड वाला है और ये सप्लाई वाला, यहाँ इक्वल है तो यहाँ इतना प्राइस होगा, इतना कहिए, और क्वांटिटी कितना होगा, इतना। इस क्वांटिटी पर इतना प्राइस डिटर्मिनेट होगा। मान लीजिए इसको कुछ, मान लीजिए ई पॉइंट मान लीजिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ मान लीजिए एन मान लीजिए। चलिए इसको यहाँ से मिलाइए। ठीक है, तो ये जितना है उतना ही ये है। तो इतना प्राइस, इस क्वांटिटी पर इतना प्राइस डिटर्मिनेट होगा। कितना, कितना होगा, यहाँ चूंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये पार्ट OP और NE क्या होगा, OP और NE ये दोनों तो इक्वल होगा। उसी तरह PE और ON, PE और ON दोनों एक ही चीज़ है, इसको या इसको। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ इक्वल होगा वहीं पर प्राइस उसका डिटर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर प्राइस कितना है, इतना या इतना, OP, और क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई कहाँ है, इक्वल। यहाँ लिखिए डिमांड और सप्लाई, ई पॉइंट पर यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो किस इस तरह से क्या हुआ, जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इक्वल हुआ वह इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, और यहीं पर उसका प्राइस डिटर्मिनेट हुआ इतना, या कहिए इतना, और डिमांड और सप्लाई कितना होगा यहाँ पर, इतना। ठीक है, यह प्राइस का डिटर्मिनेट हुआ OP, और डिमांड और सप्लाई कितना होगा, इतना, ON। अब देखिए मान लीजिए कि प्राइस इसका OP से ज़्यादा है, जो नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल प्राइस। ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइस इसका ज़्यादा इतना है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए P1 नाम दिए। इस कंडीशन में आइए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में कितना डिफरेंस है। चलिए यहाँ पर इसको भी कुछ नाम दीजिए, मान लीजिए इसको दे दीजिए T और इसको R। तो यहाँ देखिए OP1 प्राइस, यहाँ से जो आप यहाँ आए इस प्राइस पर क्या है, डिमांड कितना है, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व इतना डिमांड है, और सप्लाई कर्व देखिए यहाँ तक है, तो सप्लाई यहाँ तक है, कितना डिमांड है, यहाँ डिमांड कितना है, यहाँ से यहाँ तक इतना, डिमांड कर्व को जो छू रहा है यहाँ तक, तो P1 से T तक, इसको लिखेंगे P1T। सप्लाई कितना है, कितना सप्लाई है, यहाँ P1 से लेके यहाँ R तक, तो P1R। अब देखिए यहाँ कौन ज़्यादा है, डिमांड तो इतना ही है, लेकिन सप्लाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो T से लेके R तक है, ये क्या हुआ, ये एक्सेस सप्लाई है। कहाँ से, यहाँ से इतना, ये क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई। जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस यहाँ से गिरते गिरते फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। चलिए दूसरा कंडीशन, मान लीजिए जो प्राइस है वह नॉर्मल प्राइस से कम है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ इसको कुछ नाम देते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए डिमांड सप्लाई में क्या अंतर है, ये देखिए, इसको भी कुछ नाम दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसको दीजिए मान लीजिए इसको करते हैं हम लोग क्या, कुछ नाम दे दीजिए, जैसे TR दिए इसको, तो इसको मान लीजिए X और Y कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड कितना है, OP2 प्राइस पर, इतना प्राइस पर डिमांड कितना है, डिमांड देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, डिमांड यहाँ कितना है, P2 से लेके डिमांड कर्व जहाँ छू रहा है P2 से Y तक, और यहाँ सप्लाई कितना है, तो P2 से लेके सप्लाई कर्व को कहाँ छू रहा है, यहाँ तक, यहाँ देखिए P2X। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्या है,
डिमांड इतना है और सप्लाई इतना ही है, तो यहाँ जो एसएस कर्व और डीडी कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, यहाँ सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया। जब एक्सेस डिमांड होगा तब क्या होगा, प्राइस यहाँ से फिर जो है बढ़ेगा और बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ स्थिर होगा, आके यहाँ पर जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल है और यहीं पर प्राइस डिटर्मिनेट होगा। मतलब परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन वहीं होगा जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। और आप इस फिगर में जो देख रहे हैं ई पॉइंट पर डिमांड सप्लाई इक्वल है और इतना डिमांड है और सप्लाई इतना है और उसका प्राइस इतना डिटर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है और इसी तरह से प्राइस डिटर्मिनेट होता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं भाई, फिर मोनोपोली मार्केट में देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।